अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद के साथ कि सुबह आप सब लोगों के लिए सलामती का बायस बनेगी, आपका दिन भी खैर आफियत से गुजरेगा। आपके दिन को, आपकी सुबह को बाखबर रखने के लिए हम हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से फ़रीद आलम हमारे साथ हैं, लाहौर से काजी नदीम इकबाल और अशरफ मजीद हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज़ीशान जावेद, इकराम होती, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान काका खेल। तमाम नुमाइंदगान से हम बात करेंगे और सबसे पहले जिस मामले को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे ये खबर लगी भी है। दरबार की 30 कनाल अराजी है, सिर्फ 900 रुपये फ़ी मरला में फ़रोख्त कर दी गई और ये दरबार शाह शम्स कारी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये उनके लिए वक्फ की गई थी, लेकिन अब इस पर भी हाथ साफ़ किए गए हैं। काजी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आज के दौर में 900 रुपये मरला, ये कहाँ ये जगह मुयस्सर हो गई और ये यहाँ पे कारीगरी क्या इस्तेमाल हुई है? देखें बड़े साहब, ये वाइट कॉलर क्राइम की जो सबूत है बड़ा सबके सामने है। महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर जो है उसके पास पंजाब भर में 400 से ज़ायद जो हैं वक्फ इमलाक हैं, वक्फ मज़ारात हैं जिनके नाम वक्फ इमलाक हैं। ये जो हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, ये लाहौर में GOR1 के अंदर एक मज़ार है जिसको दरबार हज़रत शाह शम्स कारी अल्लाह रहमा के नाम से जाना जाता है। उनके नाम पे जो वक्फ रकबा है वो गाफ रोड GOR1 के साथ मुंसलिक है। 2009 में 8 में जब इंतखाबात हुए और लाहौर से मुस्लिम लीग नून बड़ी मार्जिन से जीती, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि आने वाले दिनों में अपना वोट बैंक जो है उसको महफूज बनाना है और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ वालों से तजावीज़ मरतब की। इसमें सबसे अहम काम जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो ख्वाजा अहमद हसन साहब को थी, जो कि CM हाउस में बैठते थे और CM हाउस में मीटिंगें करते थे ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने 2009 फरवरी में 20 फरवरी 2009 को उस वक्त के सेक्रेटरी औकाफ खिज़े गोंदल को बुलाया और उन्हें कहा जी एक मीटिंग है, आप मीटिंग में तशरीफ़ लाएँ। मीटिंग में उनको कहा गया कि जो शाह शम्स कारी अल्लाह रहमा हैं उनके मज़ार के नाम पे जो वक्फ रकबा है उसके ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं जिसको कच्ची बारी डिक्लेयर किया गया था। तो आप ऐसा करें, वो चाहते हैं कि आप हमें मालकाना हुकूक दे दें। मालकाना हुकूक उस वक्त ही मिल सकते हैं जब ज़मीन हमारे पास होगी, तो आप ऐसा करें ज़मीन दे दें। हमारे वाकफ़ान हाल ने बताया कि इजलास में बाज़ वालों से कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लीज़ पे तो दी जा सकती हैं लेकिन बेची नहीं जा सकती। तो उसमें ये भी बात सामने आई कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पहले ही 33 साल लीज़ पे LDA के पास है, लेकिन LDA ने 33 साल लीज़ के अहकामात जारी होने से लेके अब तक कोई पैसा जमा नहीं करवाया। बहरहाल वहाँ पे काफ़ी गुफ्तगू सुनीद हुई और कहा गया ये ऊपर से हुक्म है, आप इसकी एक समरी बना के भेजें। और बड़े सब कारीगरी देखें और कमाल देखें इनका, सदके जाऊँ हुक्म देने वाले के और तमील करने वाले भी। 20 फरवरी 2009 को हुक्म दिया गया सुबह 10 बजे ऐवान वज़ीर आला में, और 20 फरवरी को ही समरी तैयार हो गई और समरी ऐवान वज़ीर आला भिजवा दी गई। और समरी ऐवान वज़ीर आला भिजवाते वक्त भी रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र नहीं कहा गया। आप जानते हैं कि समरी अगर किसी महकमे की तरफ से जानी है CM हाउस में, तो उसके ऊपर मुतलका वज़ीर के दस्तखत भी होने होते हैं, मुतलका वज़ीर की राय भी होनी होती है। उस वक्त जो वज़ीर थे वो मुल्तान से तल्लुक़ रखते थे, एहसानुद्दीन कुरैशी। तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे खिज़े गोंदल, उन्होंने कहा कि वज़ीर साहब को इत्मीनान में लेने की बजाय कहा जाए कि वज़ीर साहब अवे हैं, लाहौर से बाहर हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर क्रॉस मारा सूबाई वज़ीर औकाफ पे और लिखा वो दौरे पे हैं और समरी बराह रास्त CM हाउस भेज दी। और कैसी बात यह है कि वो भट्टी साहब आज के दौर में जो छोटा गोश्त है वो भी 1000-1100 रुपये किलो है। और जब इन्होंने ये समरी मंजूर की थी और ये इन्होंने कहा था, उसी इजलास में फ़ैसला कर लिया गया, समरी के कागजात में दर्ज है कि इजलास में कहा गया कि 2004 से लेके 2009 तक प्रॉपर्टी के जो रेट हैं वो बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। हालांकि सूरत हाल तो उसके बरक्स थी। तो लिहाजा प्रॉपर्टी की कीमतें चूँकि डिवैल्यू हो रही हैं, तो लिहाजा 900 रुपये मरला के हिसाब से जो जगह है LDA को भेज दी जाए। सिर्फ शर्त ये होगी कि LDA को जब हम NOC देंगे कि ये जगह आपके नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, LDA हमें यकमुश्त पैसे दे देगा। बट साहब ये वो वाइट कॉलर क्राइम है जिसकी फ़ाइल बाद में दबा ली गई और वो समरी 20 को पुट हुई। 24 फरवरी को उस वक्त के सेक्रेटरी जो थे CM के सैयद तकीर शाह, उन्होंने लिखा कि CM ने पैरा नंबर 4 से एग्री किया है, आपको इजाज़त दी जाती है।
और वो समरी बजाय चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के रूटीन होते हुए वापस आती, वो समरी बराह रास्त कि बड़े मियाँ साहब ने पाकपतन में दरबार की राजी फरोख्त कर दी, छोटे मियाँ साहब ने लाहौर में दरबार की राजी फरोख्त कर दी। कुछ लाहौर वाले मामले के ऊपर कोई न्याय किसी इदारे ने इंक्वायरी शुरू की है? बट साहब ये वो मामला है जिसपे अभी तक ना तो नैब ने देखा है और ना ही मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखा है, क्योंकि ये फ़ाइल हमें बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है और हमने इसके ऊपर बड़ी तगदो की है, जिसके बाद ये पास ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं। बहुत शुक्रिया काजी नदीम इकबाल, लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। एक और इंतहाई अहम मामला है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पिछले अदवार हुकूमत में हम देखते रहे कि मनपसंद अफसरान को नवाजा जाता था, लेकिन बहुत से काबिल और बासलाहियत अफसरान ऐसे थे जिन्हें या तो OSD कर दिया जाता था या फिर भट्टी साहब वो एक टर्म है खुडे लाइन लगा दिया जाता था। इमरान खान साहब की जानिब से काबिल लोगों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए क्या फ़ैसला किया गया? ऐसा देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर सिविल सर्विस इस्लाहात का प्रोग्राम जारी था। उस वाले से इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है। आने वाले दिनों के अंदर हमें काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ मिलेंगी सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर में। लेकिन इस वक्त जिस बात की अशद ज़रूरत थी कि तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसे सरकारी इदारे हैं जिसमें खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे शामिल हैं, वहाँ पर मुस्तकिल उनके सरबराहान की तकर्री नहीं की गई। एक्टिंग चार्जेस के ऊपर गुज़श्ता 3 से 5 सालों से मुख्तलिफ अफसरान वहाँ पर विराजमान हैं। ये सारी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये रिपोर्ट तैयार करके प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट अरसाल की, जिसके अंदर अब ये फैसला किया गया है कि जो ऐसे अहल अफसरान हैं जो जिनकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, न सिर्फ उनकी तकर्री की जाएगी बल्कि मुख्तलिफ ऐसे इदारे जिनके रूल्स के मुताबिक, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जहाँ पर मार्केट बेस आपने किसी सरबराह की तकर्री करनी है, उसके लिए बाज़ाब्ता एडवर्टीजमेंट का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि 50 से ज़ायद ऐसी कंपनी हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो पावर सेक्टर की तकरीबन तमाम कंपनियां हैं, जिसके अंदर हमारी 10 तकसीम कार कंपनियां हैं, 4 पावर जनरेशन की कंपनियां हैं, एक बिजली की तरसील की कंपनी है और एक बिजली की खरीदारी की कंपनी है। 15 से 17 ये कंपनी है जिनके मुस्तकिल सरबराहान का तकर्रुर नहीं किया जा सका। एडहॉक बेसिस के ऊपर इनके मामला चलाए जा रहे हैं। इस तरह अगर हम तवानाई के शोबे की बात करें, वहाँ पर भी बेशुमार ऐसे शोबे हैं जिनके मुस्तकिल सरबराहान की तकर्री नहीं की गई। हम उसके अंदर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी शामिल है, OGDCL शामिल है, PPL का प्रोसेस भी इस हवाले से जारी है। इन तमाम सरबराहान का तकर्रुर भी किया जाएगा। इसी तरह वजारत सनत और पैदावार के मातहत जो कंपनियाँ हैं, उसके साथ साथ वजारत तिजारत के मातहत कंपनी है, वजारत ख़जाना के मातहत जो इदारे हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके मुस्तकिल सरबराहान का तकर्रुर का अमल होना बाकी है। रिपोर्ट तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जमा करवा दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे हमारे खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार इदारे हैं जहां पर ब्यूरोक्रेट्स को ही अपॉइंट किया जाता है, जिसकी रिसेंट एक एग्जांपल हमने दी थी अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। TCP बहुत ही अहमियत का हामिल इदारा है, जो मुख्तलिफ अशिया हम इंपोर्ट करते हैं। स्पेशली आजकल हम यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं, अरबों मालियत का यूरिया है, लेकिन वहाँ पर जो एक पोस्ट है वहाँ पर एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स को ही अपॉइंट किया जाता है। अगरचे कि वहाँ पर ग्रेड 20 के ऑफिसर को हाल ही में ग्रेड 21 के उहदे पर तैनात किया गया है। तो कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पर मार्केट से नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट को ही अपॉइंट किया जाता है। वहाँ पर भी जो तकर्रियाँ होनी हैं, उसके अंदर अहल अफसरान की जो लिस्ट तैयार की गई है, और उसके अंदर गुज़श्ता 2.5 से 3 सालों के दौरान बेशतर ऐसे अफसरान थे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। ये तमाम तर रिपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को अरसाल की गई है। अब इन तमाम इस रिपोर्ट की जायज़ा लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर हतमी फैसला करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह हिदायत की गई है कि वो मुतल्लिक़ वज़रा से भी इस हवाले से तजावीज़ तलब करें कि जो उनके मातहत इदारे हैं जहाँ पर एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट होनी है, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट की जाए, और जिन ओहदों के ऊपर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करना है उनकी लिस्ट भी मांगी जाए और उनकी तजावीज़ भी तलब की जाए। वहाँ की वज़रा की तजावीज़ मसूल होने के बाद उन तमाम इदारों में अहल ब्यूरोक्रेट्स को तैनात किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर बाज़ाब्ता एडवर्टीजमेंट के जरिए अपॉइंट किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जुलाई 2013 में ये प्रोसेस शुरू किया था। लाखों करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च की गई, दरखास्तें वसूल की गई थी, मुख्तलिफ अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद 5 साल गुजरने के बावजूद 20 से ज़ायद ऐसी कंपनियां थी जिसमें से किसी भी एक कंपनी का मुस्तकिल सरबराह का तकर्री नहीं अमल में लाई गई थी। एडहॉक बुनियादों के ऊपर काम चलाया गया था, जिसके नतीजे के अंदर पावर सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 17 कंपनियां तो सिर्फ हमारे पावर सेक्टर से मुतल्लिका हैं, वो कंपनियां जो सालाना 2300 अरब रुपए का बिजनेस करती हैं, लेकिन उनकी तमाम कंपनियों के मामलात
एडहॉक बुनियादों के ऊपर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान चलाए गए। मार्केट से कॉम्पिटेंट किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया, वो एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस भी सारा रोक दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से इस प्रोसेस को शुरू करने का फैसला किया गया है कि मेरिट के ऊपर लोग तैनात होंगे, अहल लोगों का तकर्रर किया जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर भी कुछ लोग अपना रोल प्ले करने की कोशिश जरूर करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह के लिए कुछ लोगों ने अपना रोल प्ले किया। तो इस बात के ऊपर अब कड़ी नजर रखनी होगी कि मुतलका ग्रेड में रेलेवेंट ग्रेड का ऑफिसर ही अपॉइंट हो, और उसके साथ कुछ लोग जो कुछ अफसरान अपनी कारीगरी का मुजाहरा करते हैं, मनपसंद अफराद की तैनाती होती है, जैसे कि हमने FPR के मामले के अंदर भी देखा, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। बेशुमार ऐसे केसेस के ऊपर जिनके माजी के अंदर कुछ ऐसे अफसरान जिनकी वजारत अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर करप्शन के मामलों के ऊपर उनकी इंक्वायरीज हुई, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हुए। लेकिन अब ऐसे अफसरान को भी अहम शहरों के अंदर चीफ कमिश्नर के ओहदे पर तैनात किया गया है। तो अब इस सारे प्रोसेस के अंदर इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर स्क्रूटनी में और मेरिट और शफाफियत को मद्देनजर रखना होगा। तो इन सरकारी इदारों को जो अरबों रुपए का खसारा से दो चार होते हैं, उनको न सिर्फ मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है, बल्कि अवाम को जो दरपेर मुश्किलात हैं इन इदारों की वजह से वो भी दूर की जा सकती है। जी भट्टी साहब, कई सालों से बिगड़ा हुआ ये आवा है और राइट साइजिंग करना इमरान खान साहब के लिए कोई इतना आसान काम भी नहीं होगा। काफ़ी चैलेंजेस का सामना हो सकता है मौजूदा हुकूमत को। एक और इंतहाई अहम मामला है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को की सरबराही के लिए जो हालिया तैनाती हुई है चौधरी शाहिद इकबाल साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो लगाया गया। बुनियादी तौर पर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर यहाँ कुछ और लोग जो इनसे ज़्यादा सीनियर थे उनको नज़रअंदाज किया गया, और डिटेल जो है वो हम जीशान जावेद से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हैरानकुन तौर पे अभी इससे पहले हम स्टोरी कर रहे थे, राइट साइजिंग की बात हो रही थी, जो अहल और काबिल लोग हैं उन्हें मेरिट पे तैनात करने की बात हो रही थी, लेकिन ये आइस्को में चौधरी शाहिद इकबाल साहब की जो तैनाती हुई, जीशान साहब, ये कैसे हो गई? 27वें नंबर से वो सरबराह बन गए, इनके ऊपर जो लोग थे उनका क्या कहना है? वाजी साहब, ये ऐसे है जैसे कि भी सुहेल भट्टी साहब ने भी जो इससे पहले एक वो ख़बर के ऊपर बात की है, वो वजारत तवानाई या वजारत पेट्रोलियम के अलावा जो दीगर शोबे हैं जिसमें वजारत आबी वसाइल की भी अगर आप बात करें तो उसमें भी ऐसे ही मसाइल हैं कि इदारों के जो मतहत इदारे हैं उनके सरबराहान का वहाँ पर भी फुकदान है। अब जहाँ तक हम बात करें कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से, तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बासित ज़मान, वो 24 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद उनके इदारे की सरबराही का मामला था, लेकिन उसमें हैरानकुन तौर पर 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई, जिसके ऊपर बाद में हमारी जो इस वक्त के मौजूदा CEO चौधरी शाहिद इकबाल हैं उनसे भी हमारी बात हुई, और वो उस पर कोई उस तरह एक तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं दे सके, और ना ही उनका जो शोबा ताल्लुकात आमा का वहाँ पर शोबा है उसके भी जो लोग थे वो हमें उसके ऊपर मुतमईन कर सके। वो मामला सारा कुछ इस तरह से है कि जो चौधरी शाहिद इकबाल साहब हैं, जो वजारत तवानाई के पावर डिवीज़न में जो आइस्को की जानिब से उनके अफसरान की सीनियरिटी की तैयार करदा फहरिस्त मौजूद है, उसमें चौधरी शाहिद इकबाल का नंबर जो है, जो हमें हमारे ज़राए ने भी और उसके अलावा आइस्को के एक आला तरीन जो अफसर थे एक बड़े अहदे पर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि वो 27वें नंबर पर सीनियरिटी के मुताबिक जो चौधरी शाहिद इकबाल हैं वो 27वें नंबर पर आते थे। और उस तरह अगर आप देखें तो जो इस वक्त आइस्को में जो अफसरान सीनियरिटी के लिहाज से सीनियर हैं, उनकी जो फहरिस्त पहले भिजवाई गई थी, उनमें जो सबसे ऊपर थे वो खालिद नज़ीर हैं, जनरल मैनेजर टेक्निकल हैं इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अकरम का नंबर आता है, जो कि इस वक्त मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर चौधरी अनवर हैं, जो कि जनरल मैनेजर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हैं, और साबिक दौरे हुकूमत में वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को भी रह चुके हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर जो नाम आता है वो वाजिद काज़मी, जो कि जनरल मैनेजर डेवलपमेंट आइस्को हैं, वो उनका नाम आता था। जबकि जो वजारत में जो फहरिस्त भिजवाई गई थी, और जैसा कि जो मौजूदा CEO चौधरी शाहिद इकबाल हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इस तैनाती के हवाले से बाकायदा तौर पर एक पैनल बिठाया गया था, जिसमें जो मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं वजारत तवानाई के उमर अयूब, वो भी शामिल थे। अलावा जी इसमें वजारत
तवानाई पावर डिवीज़न के जो फेडरल सेक्रेटरी हैं इरफान अली, वो भी उसमें मौजूद थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ किए। लेकिन उसमें जो फहरिस्त उनको भिजवाई गई थी, उसमें टोटल जो है वो 10 अफराद की लिस्ट जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी, जिसमें चौधरी शाहिद इकबाल का जो नंबर है वो सबसे ऊपर टॉप लिस्ट पर वो उनका नाम था। और जबकि जो दीगर 9 अफराद उसमें शामिल थे वो उस तरह भी सीनियरिटी में भी नहीं आते थे, और इवन चौधरी शाहिद इकबाल जो कि चीफ इंजीनियर ISCO थे वो उनसे भी ग्रेड वाइज नीचे थे। उन फहरिस्त में से जिन 5 लोगों को भी बाद में इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उसके अंदर जो है वो मोहसन रज़ा थे गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से, उसके अलावा ISCO के जो कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसके याकूब साहब और शेर अब्बास साहब जो थे, इन लोगों को उसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था। लेकिन ये तनाज़ा असल में उस वक्त खड़ा हुआ जिसकी वजह से जो हुकूमती जो कॉरिडोर्स हैं या ऐवानों में, इवन जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उसमें ये बात गर्दिश करना शुरू होगी कि 24 अक्टूबर को बासित ज़मान साहब रिटायर्ड होते हैं और 26 अक्टूबर को वाजिद काज़मी का बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं और तमाम मीडिया में वो ख़बरें पब्लिश होती हैं। लेकिन 3 दिन बाद ही अचानक वो सारा जो मामला है और वो फैसला उसको तब्दील करके 2 नवंबर को जो है चौधरी शाहिद इकबाल की जो अपॉइंटमेंट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ीशान चौधरी जो शाहिद इकबाल साहब को लाया गया, कहा ही जा रहा है कि एक मिनिस्टर की बैकिंग थी जिसकी वजह से उन्हें अचानक लाहौर से यहाँ लाया गया। लेकिन जो वाजिद काज़मी साहब हैं वो उन्हें पहले अपॉइंट भी किया गया और इससे पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी रह चुके हैं, जो कि एक सबसे मुश्किल कंपनी तस्वर की जाती है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, और वहाँ पर वो काफ़ी बेहतरी लेकर आए। लेकिन वाजिद काज़मी को कुछ दिन के बाद क्यों हटा दिया गया और इसके पीछे कहानी क्या थी, और शाहिद इकबाल साहब की जब से वो अपॉइंट हुए क्या क्या वो बेहतरी ला सकें इस कंपनी में? इसमें भट्टी साहब ऐसे है कि जैसे आपने वाजिद काज़मी साहब के हवाले से बताया, उनके हवाले से जो एज आ मीडिया पर्सन के अलावा भी अगर हम बात करें तो जो उनके मातहत जिन जिन वो शोबों में रहे हैं और जिन जिन वो कंपनीज को काम करते रहे हैं वो उनकी जो कारकर्दगी उससे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री दिखाई देती हैं। जबकि जो चौधरी शाहिद इकबाल साहब हैं उनके हवाले से वो अपने तौर पर एक टेक्निकल और इंतहाई काबिल अफसर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी तैनाती के हवाले से जो हमें मालूमात आ रही थी कि वो मुल्तान में कोई एक आला शख्सियत और वफाकी वज़ीर जो है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे बड़ी डिटेल में आपने बताया। एक ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची का रुख करते हैं, फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, महकमा इंसदाद तजावुज़ात कराची और बिलखुसूस इम्प्रेस मार्केट का जो हमने हाल देखा, वहाँ से जिस तरह तजावुज़ात हटाई गई, अपनी असल हालत में वो मार्केट आई और एक तारीखी मार्केट है वो। लेकिन अब ये जो अमला है महकमा इंसदाद तजावुज़ात का, सुना है कि ये लोगों को धमका रहा है और डबल भत्ता अब तलब किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वरना आपका हशर भी इम्प्रेस मार्केट जैसा कर दिया जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये सब तो अदालती हुक्म पे हो रहा था जो इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन था। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची समेत शहर के तमाम इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर मिलकर जो एक ऑपरेशन किया इम्प्रेस मार्केट और इसके अतराफ़ के इलाकों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि जितनी भी सड़कें हैं इम्प्रेस मार्केट के साथ साथ उन पर जो भी फुटपाथ हैं उस पर कब्जा है, जो भी चीज़ें उनको साफ़ कर दिया है। लेकिन महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ तजावुज़ात जो कि ख़ुद उनकी ही सरपरस्ती में कायम की गई थी और उनसे सालों से ये अफसरान भत्ता लेते रहते, करोड़ों रुपए भत्ता लेते रहते, उनके साथ साथ इन्होंने दीगर जो शहर सदर के रोडे हैं उन पर जाकर कार्रवाइयाँ की, वहाँ पर लोगों के शटर तोड़े, अंदर घुस के दुकानों का सामान तोड़ा, उनके साइन बोर्ड तोड़े, उनके लाखों रुपए का जो है नुकसान कर दिया। सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी और आगे उनके साथ फोर्सेज चल रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो शहर के दीगर इलाके हैं जहाँ जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि शहर भर में जो भी पार्क हैं जो उनमें तजावुज़ात बनी हुई हैं उनको खाली किया जाए, शहर भर के तमाम फुटपाथों को क्लियर कराया जाए, ग्रीन बेल्ट्स को क्लियर कराया जाए, सरकारी अराजी को वागुजार कराया जाए। उनके ऊपर उस शिद्दत से कार्रवाई नहीं की जा रही जैसे कि इम्प्रेस मार्केट में की गई थी। इम्प्रेस मार्केट क्योंकि एक तारीखी इमारत है और इसको खाली होना चाहिए था, लोगों की भी ख्वाहिश थी और लोग मुतालबा भी कर रहे थे कि इम्प्रेस मार्केट समेत शहर भर में जो तजावुज़ात उनको खाली कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इम्प्रेस मार्केट के बाद महकमा इंसदाद तजावज़ात जो इससे कबल तक जो है महकमा तहफ़्फ़ुज़ तजावज़ात बना हुआ था और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और पैसे ले लेके जो है तजावज़ात कायम करवा रहा था पूरे शहर के अंदर। अब उसके कुछ बाद अरकान हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों को ऐसी दुकानों को पकड़ रहे हैं, पथारों को पकड़ रहे हैं, ठेले वालों को पकड़ते हैं और होटल वालों से जाके ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो पत्ता आप देते थे इसको डबल करो, नहीं तो आपका अजर जो है इम्प्रेस मार्केट तक कर दिया जाएगा। ज़राए हमारे ये बताते हैं और जो इतलात हमें शहर से मिल रही है, जो जिन जगहों से 1000 रुपये भत्ता लिया जाता था उनसे 3000 रुपये भत्ता तलब किया जा रहा है, जबकि शहर के दीगर इलाकों मली, लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौर, स्कीम 33, औरंगी टाउन, कस्बा, बनारस, अलीगढ़, लांडी, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके, इन इलाकों में लाखों की तादाद में आज भी तजावज़ात मौजूद हैं जिनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। लोग इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जब आपने इम्प्रेस मार्केट में कार्रवाई की है, सदर में मार्केट में कार्रवाई की है और ऐसी दुकानों पे भी कार्रवाई की है जो कि लोगों की निजी दुकानें थी, आपके पास इख्तियार नहीं था साइन बोर्ड तोड़ने का। सुप्रीम कोर्ट ने साइन बोर्ड तोड़ने को नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने शटर तोड़ने को नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के अंदर घुस के सामान तोड़ने को नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बाज़ारों में, फुटपाथों के अंदर, सड़कों के ऊपर, ग्रीन बेल्ट के ऊपर, पार्कों के ऊपर जो तजावुज़ात कायम है इनको क्लियर करके इनको इनके ओरिजिनल नक्शे के हिसाब से बहाल करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये खार निकाली, लोगों से इन्होंने बदला लिया, क्योंकि इनके पीछे मकासद हैं जिसकी मुताबिक मरतबा हमने शिकायत भी की। मेयर कराची समेत दीगर आला हुक्काम को बताया गया। अब सूरत हाल इतनी कशीदा होती जा रही है शहर के अंदर, शहर के जो समाजी, सियासी, कारोबारी हल्के हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि आपने जो तजावुज़ात कायम किए वो तो खुशाइंद है, लेकिन लाखों मतलब जो सालों से ये महकमा इंसदाद तजावुज़ात, महकमा तहफ़्फ़ुज़ात तजावुज़ात बन के बरसों से ज़मीन की मद में किराया वसूल करने के बजाय अपना ज़ाती भत्ता वसूल कर रहा था, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी तहक़ीक़ात की जाए और इन्होंने अब तक जो ज़मीन की मद में करोड़ों रुपए अपनी जेबों में भरे, इनसे वसूल किए जाएँ। और ये बात उनकी किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जो लोग भत्ता दे रहे थे आज वो बेरोज़गार हो गए, लेकिन जो लोग भत्ता ले रहे थे वो आज जो है सुरखरू हो गए और आज तकरीरें कर रहे हैं लोग। मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात तकरीरें करते नहीं थकते, लेकिन ये तकरीरें करने से बजाय उनको तो माजरत करना चाहिए, क्योंकि उनकी नाअहली 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी दौर के अंदर जो है ये तजावुज़ात कायम की गई है। 2 साल से मेयर कराची है और उनको जो है मुतादिद मरतबा खुद उनके अराकीन कौंसल जो बल्दिया उज़्मा कराची के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कौंसल इजलास में तकरीरें कर रहे हैं। आज भी शहर में जो आपको मैं बताता हूँ कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी जो रिहायशी मकानात के अंदर तजारती सरगर्मियाँ हो रहे थे उस पर एक्शन लेते हुए खालिद बिन वलीद रोड, अल्लामा इकबाल रोड और सरी सैयद रोड पर कार्रवाई करते हुए तमाम ऐसे मकानों को सील कर दिया जो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसके बावजूद जो है नॉर्थ कराची के अंदर मोटरसाइकिल मार्केट जो कि तू आबाद है, नॉर्थ कराची के अंदर मोटरसाइकिल मार्केट है जो मकानों के ऊपर और फ्लैटों पर मुश्तमिल है। मकान जो है रिहायशी है, उन्होंने तमाम मकानों ने 40 के करीब मकान है, उन्होंने अपने जो बालकनियाँ थी, गैलरियाँ थी, उसके अंदर दुकानें बना के किराए पे दे दी हैं। जिसके बाद वो मोटरसाइकिल मालकान जो है मुकम्मल तौर पे 200 फीट रोड है उसके ऊपर काबिज है, इसकी भी निशानदेही की जाती रही है। फेडरल एरिया के अंदर वाटर पंप चौरंगी के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा है जिसकी निशानदेही की जा रही है। लेकिन जो ऑपरेशन इम्प्रेस मार्केट में किया गया, जिस शिद्दत से किया गया, ठीक, बहुत शुक्रिया फरीद आलम, बहुत शुक्रिया। आप कराची से हमारे साथ थे और आपने बताया कि किस तरीके से इंसदाद तजावुज़ात का महकमा अब लोगों को धौंस धमकाकर डबल भत्ता वसूल कर रहा है। भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे। नैब को लेकर, नैब के दायरा कार को लेकर अब कवानीन में तरमीम की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है। नैब का दायरा कार बढ़ाया जाएगा या इसको महदूद कर दिया जाएगा, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा? फैसल, गुज़श्ता 2 साल से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुतालबा सामने है कि नैब के कवानीन के अंदर इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स भी देखने को मिले कि नैब के मौजूदा जो कानून के गलत इस्तेमाल के नतीजे में करप्शन कंट्रोल नहीं हो पा रही बल्कि करप्शन फ़रोग पा रही है, तो इसके कानून में तब्दीली होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये नैब के कवानीन में इस्लाहात का अमल गुज़श्ता 8-9 साल से पेंडिंग है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मामले के ऊपर हतमी तौर के ऊपर एक फ़ैसला कर लिया है कि नैब कवानीन के अंदर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। इस हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारत कानून को टास्क दिया गया था कि सारे मामले के ऊपर एक मुफस्सल एक रिपोर्ट तैयार की जाए, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए कि किन किन अमूर के अंदर नैब के अमूर के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, नैब का इदारा कार क्या होना चाहिए और उसके तहकीकात और करप्शन में मुलव्विस शख्सियात की गिरफ्तारी का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। इस हवाले से वज़ारत कानून ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
और 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वज़ारत कानून की जानिब से प्रेजेंटेशन दी गई है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, अब जबकि जिसके बाद अब वज़ारत कानून को इस ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है। जो वज़ारत कानून ने इब्तदाई तौर के ऊपर जो ड्राफ्ट तैयार की है, जो उसकी आउटलाइन उन्होंने दी है, उसकी कुछ हमें तफसीलात मौसूल हुई, उस प्रेजेंटेशन की तफसीलात मौसूल हुई, जिसके मुताबिक वज़ारत कानून ने यह तजवीज़ किया है कि नैब का दायरा कार सिर्फ मेगा करप्शन की केसेस तक मरकूज़ कर दिया जाए, वहाँ तक महदूद हो। उसके साथ साथ जो खालिस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हों उसकी तहकीकात नैब की बजाय दीगर इदारों से करवाए जाएँ, जिसके अंदर खसूसी तौर के ऊपर FIA मौजूद है और SCCP का रोल भी इस हवाले से मौजूद है। तो ये एक अहम तजवीज़ उसमें शामिल की गई है। इसके साथ साथ नैब का जो दायरा कार है ऐसी ट्रांजैक्शन तक महदूद करने का भी कहा गया है जिसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके खिलाफ कहा गया कि नैब को ही इन मामलात की तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि नैब के कानून के अंदर रिकवरी की जो एक कानूनी इजाज़त मौजूद है कि लूटी गई कौमी दौलत को नैब रिकवर करके वो प्ली बारगेन के तहत हो या VR यानी वॉलटरी रिटर्न के तहत हो, वो कौमी ख़जाने में रकम जमा हो सकती है। तो इस इकदाम के वजह से ये जो दायरा कार है ये नैब तक ही महदूद रखने की बात की गई है। इसके साथ कहा गया कि नैब पर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल और नैब को मजीद बाख्तियार करने की ज़रूरत है। इसके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर इस वक्त एक फेयर फैक्टर है कि नैब की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, उसके अंदर कहा गया है कि नैब का एक ऐसा तरीक़ेकार वज़ा किया जाए जिससे ब्यूरोक्रेट्स को एक वाज़े तौर के ऊपर पैगाम जाए कि ऐसे ब्यूरोक्रेट जो दयानादारी के साथ काम करते हैं, जिनकी कोई भी बैड इंटेंशन किसी मंसूबे के अंदर, किसी ठेके के अंदर शामिल नहीं है, इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो बिला खौफ व ख़तर काम कर सकें। और जो ब्यूरोक्रेट करप्शन के किसी मामले में मुलविस पाए जाएँ, किसी कवायद व ज़वाबित की बेज़ाब्तगी में मुलविस पाए जाएँ, उनके खिलाफ फिर नैब बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेगा। इसी तरह दयानादार और फर्शनास ब्यूरोक्रेट्स की फ़राइज़ की अंजामदही में कोई रुकावट नैब की तरफ से ना आए और तरीक़ेकार ऐसा अडॉप्ट किया जाए कि इनिशली जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर इंतहाई मामले को खुफिया रखा जाए, राजदारी के तरीके के तहत उस शिकायत की तस्दीक की जाए कि उस मुतलका अफसर के अलावा किसी और को इस बात की भिनक न पहुंचे कि किसी अफसर को नैब ने तलब किया है या उससे पूछ-गुछ की जा रही है। इसलिए कि उस स्टेज के ऊपर अगर ये नैब ये साबित न कर सके कि ये जो कंप्लेन है ये फ्रिवलेस है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, उसको उसी मौके के ऊपर बंद कर दिया जाए, ना कि उसका इलामिया जारी करके दीगर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी एक पैनिक क्रिएट कर दिया जाए। इस बात से भी को मुस्तकिल तौर के ऊपर अवॉइड करने की सजेशन दी गई है। उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट कहा गया है कि इस सारे इस्लाहात के अंदर तमाम सियासी जमातों की इत्तफाक़ी राय से इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। और सबसे बढ़कर जो प्ली बारगेन का कानून मौजूद है, जिसके अंदर पाकिस्तान ये एग्जाम्पल दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद प्ली बारगेन के कानून से हासिल की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब नैब का कानून 1999 में बना, उस वक्त इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ेकार था वो बड़ा यकसर मुख्तलिफ रखा गया दीगर दुनिया के ममालिक के मुकाबले में। प्ली बारगेन का तरीक़ेकार ये, जिसके ऊपर नैब की जानिब से बात बहुत कम की जाती है, मौजूदा कानून के अंदर एक बड़ा सुका मौजूद है कि किसी भी मुल्ज़िम ने किसी इंडिविजुअल्स के साथ किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उसने फ्रॉड किया है या कौमी दौलत उसने लूटी है, जब अगर वो कन्विंस हो जाता है इस बात के ऊपर, उसके नैब ने तहकीकात की और करप्शन के इल्ज़ामात उसके ऊपर साबित हो गए, उस मौके के ऊपर अगर वो मुल्ज़िम इस बात की ऑफर करता है कि वो लूटी हुई दौलत वापस करने को तैयार है, तो इस मामले के अंदर चेयरमैन नैब को मुकम्मल तौर के ऊपर इख्तियार हासिल है कि वो उस मुल्ज़िम की दरखास्त और उसके वकला की जो जानिब से दरखास्त दी जाती है उसके मुताबिक वो रकम का तयन करता है चेयरमैन नैब। ये प्ली बारगेन की रकम का तयन करने का इख्तियार चेयरमैन नैब के पास है, मंजूरी उसकी नैब कोर्ट देती है, लेकिन जो डिटर्मिनेशन का इख्तियार है वहां पर बहुत से सवालात उठते रहे माजी के अंदर। अगर 10,000 रुपए की एक शख्स ने करप्शन की है तो जो उससे रिकवरी की डिटर्मिनेशन है, रकम का तयन है, वो 1 से 2 अरब पे कर दिया जाता है। जिस तरह का मामला मुश्ताक रईसानी जो साबिक सेक्रेटरी बल्दियात थे बलूचिस्तान के, उनके मामले के अंदर सेम प्रैक्टिस हुई। साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी ने उनकी प्ली बारगेन को डिटरमिन कर लिया कम रेट के ऊपर, जबकि एहसाब अदालत कोर्ट ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी। तो इस सिकम को भी दूर किया जाएगा, मुस्तकबिल में रकम डिटरमिन करने का इख्तियार चेयरमैन नैब के पास नहीं होगा। ठीक, बड़ी साहब, नैब कवानीन में तब्दीली को बिलखुसूस नैब को लेकर वो लोग जिनके शिकवे शिकायत हैं कि नैब के बाज़ अफसरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं, उन लोगों की शिकवों का भी ज़रूर ख्याल रखना होगा।
से अशरफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पिछले कई सालों से पाकिस्तान के बड़े शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं इस टैक्सी सर्विस से, लेकिन अब महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से इसको रेगुलेट करने का फैसला कर लिया गया है। अशरफ मजीद साहब, क्रैकडाउन शुरू हो गया है, ये बताइएगा कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की गाड़ी है, कोई ऐप के ज़रिए क्या मदद ली जाती है? और दूसरा, इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी, अवामी रद्द अमल के बायस उसे रोक दिया गया था, अब के बार कोई जामे हिकमत अमली के साथ ये कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह है कि पहले भी ये कार्रवाई तो की गई थी, लेकिन सूरत हाल इस तरह थी कि कल और पिछले गुज़िश्ता एक साल के दौरान मुतअद्दिद बार इन्होंने उबर और करीम जो है उनकी इंतज़ामिया से रब्ता किया। इनकी इंतज़ामिया को ये अहकामात दिए गए कि कोशिश करें कि इसको जो है ये रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट इसका जो है ना वो फौरी बनवाया जाए। इसमें मुतअद्दिद मीटिंगें हुई, उसमें ये भी कहा गया कि ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं मोटर कैब, इसमें इनके कलर की स्कीम भी चेंज कर दी जाए, कोई पट्टी लगा दी जाए, लेकिन वो इंतज़ामिया इनकी नहीं मानी। एंड इनका अब जो कल भी इनके साथ वो मीटिंग चल रही थी, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि ये जो है तमाम गाड़ियाँ जितनी भी चल रही हैं ये रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट वो लाजमी बनवाएंगी। लेकिन उसमें दो चीज़ें अहम थी कि ये कंपनी इस बात पे भी एग्री नहीं हो रही थी, और इस बात पे एग्री ना होने की वजह से उनकी मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो जो गाड़ी का मालिक है वो अगर महकमा एक्साइज के ऑफिस जाएगा और उसकी रजिस्ट्रेशन जो बुक है गाड़ी की उसमें वो मोटर कैब लिखवाएगा, जिस पे ये अभी तक उनके मामला तय नहीं हुए। उन्होंने बहुत कोशिश की महकमा ट्रांसपोर्ट ने, और कल उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आज से ये कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे, या लाहौर से भी और पूरे पंजाब से भी। इस हवाले से उन्होंने आरटी सेक्रेटरी और मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स जो हैं उनको ये अहकामात जारी किए हैं कि वो कार्रवाई का आगाज़ करें। इसमें क्योंकि कंपनी तो वो मान नहीं रही थी, लिहाजा उन्होंने आज से जो कार्रवाई की जाएगी वो मार्केटों के बाहर नाके लगाए जाएंगे, उसमें सेक्रेटरी आरटीए भी शामिल होंगे, और ख़ास तौर पर उसमें साथ जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर है वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तरीक़ाकार उन्होंने ये रखा है कि जो इन्होंने मोबाइल ऐप जिसके ज़रिए हम लोग भी गाड़ी को मंगवाते हैं, उसी ऐप के ज़रिए ये वहाँ पे खड़े होकर गाड़ी को मंगवाएंगे और उसको काबू कर लेंगे। उस वक़्त तक ये गाड़ी नहीं छोड़ी जाएगी जब तक एक तो वो मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर लेते, उसके साथ रूट परमिट नहीं बनवा लेते, और ख़ास तौर पर महकमा एक्साइज जाके उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर मोटर कैब नहीं लिखवा लेते। लिहाजा अभी से ये अभी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात जो अहम है, ये सब कुछ जो महकमा ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसमें ये सबसे चीज़ें, ये सारा रेवेन्यू में इजाफे की मद में किया जा रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि पहले अगर आपने रेवेन्यू अच्छा अशरफ जी ये बताइएगा कि ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस तकरीबन गुज़श्ता 4 साल से बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान भर के अंदर ये काम कर रही है, और ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी इसका दायरा कार फैलता जा रहा है। क्या वजह है कि दोनों कंपनियां इतनी बाअसर हैं कि जो सूबाई कवानीन हैं उनकी ये पासदारी करने को तैयार नहीं है, ना रूट परमिट लेने को तैयार है, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने को तैयार हैं? तो जब कानून मौजूद है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जब भी आगे बढ़ते हैं फिर प्रोटेस्ट होते हैं और ये सूबाई मुतलका इदारे पीछे हो जाते हैं। क्या इस मरतबा डिटरमिन है कि हर सूरत में मुतलका सूबे के जो कानून है उसको हर सूरत लागू किया जाएगा इन दोनों टैक्सी सर्विसेज के ऊपर? जी बिल्कुल, ये हर सूरत ये लागू करने का फ़ैसला किया है। और असल में ये जो दोनों कंपनी हैं वो तो बासर अपनी जगह पे हैं, लेकिन असल मसला जो है वो जो गाड़ी मालिक है, जो आम शहरी जो सादा सफ़ेद पोश लोग ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो इस पर रजामंद नहीं है कि हम अपनी गाड़ी को वो उस पर मोटर कैप नहीं लिखवाना चाहते, या उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो लिख देंगे तो उनकी गाड़ी की वैल्यू कम होगी। कंपनी रजामंद हो जाती है, लेकिन वो जो चलाने वाले जिनकी गाड़ी मालिक हैं वो इस पर रजामंद नहीं है। और ख़ास तौर पे वो यही कहते हैं, देखिए महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये कार्रवाई का आगाज़ तो कर दिया गया, आज से शुरू भी हो जाएगा अभी कुछ देर बाद। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिस रेवेन्यू में इजाफे करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उस रेवेन्यू को के इजाफे के लिए आप जो फिटनेस सर्टिफिकेट की मद में जो पैसे आपको आने थे वो तो आपने एक गैर मुल्की कंपनी को वो एक ठेका दे दिया हुआ है, जो पिछले 2 साल से आपको 1 रुपया भी जमा नहीं करवा रही।
क्योंकि वो फिटनेस सर्टिफिकेट के जितने भी पैसे आते हैं वो 30 करोड़ रुपया सालाना आमदन थी महकमा ट्रांसपोर्ट की, जो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। और ये फिटनेस सर्टिफिकेट अगर गाड़ी आप पकड़ते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वहाँ पे जाते भी हैं, तो उसका फ़ायदा पंजाब गवर्नमेंट को या महकमा ट्रांसपोर्ट को नहीं है, वो सीधा वो उस कंपनी को है, जो गैर मुल्की कंपनी को जिसको ठेका दिया हुआ है। उनकी इंक्वायरी भी चल रही थी, लेकिन पहले तो ये चाहिए था कि पहले उनकी वो ठेका कैंसिल करके, जो हालात है 2 साल से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इतना नुकसान हो रहा है, उनका ठेका कैंसिल करते पहले, फिर ये फिटनेस सर्टिफिकेट की जो शर्त है उस पर लगाते, जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू रूट परमिट। अच्छा सर जी, ये बताइएगा जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, ये कंपनी की दोनों कंपनी की सर्विस मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में है, क्या इस ऑपरेशन का आगाज़ सिर्फ आज लाहौर तक महदूद है? ये बैक वक्त पंजाब के दीगर अजला में भी आज क्रैक डाउन होगा जहाँ पर ये टैक्सी सर्विस अपना काम कर रही है? जी बिल्कुल, ये पूरे पंजाब में ये आज से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। रात को उन्होंने कल सेक्रेटरी पीटीए चौधरी इकबाल साहब की तरफ से पूरे पंजाब के जितने भी सेक्रेटरी आरटीएस हैं उनको ये हदायत जारी की है, प्लस उनके साथ तमाम टीमें जो बड़े शहर हैं वहाँ पे 2 से 3 टीमें, जो छोटे अजला हैं उसमें वो एक टीम निकलेगी, जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर होंगे उसके साथ सेक्रेटरी आरटीए होंगे। से पूरे पंजाब में यहाँ पे ये कार्रवाई की जाएगी जहाँ जहाँ ये सर्विस चल रही है। जी, तो इस कार्रवाई के दौरान जो गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी उनसे कोई क्या कार्रवाई का तरीकाकार क्या होगा? सिर्फ जुर्माना आयद होगा, गाड़ी को बंद किया जाएगा, क्या तरीक़ेकार होगा इस मसले को हल करने के लिए? जी, उसमें उन्होंने किया यह है कि मोबाइल ऐप के ज़रिए वो गाड़ी को बुलवाएंगे, उसको पकड़ के उसको मुतलका थाने में बंद कर देंगे। उसका चालान जो है वो अपने पास जो इनकी अदालत है आरटीए की, उसके सामने ये पेश करेंगे। लेकिन ये उस वक्त तक इसका जुर्माना वो नहीं किया जाएगा या गाड़ी को नहीं किया जाएगा जब तक ये लोग जाके रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट या ठीक। बहुत शुक्रिया अशरफ मजीद, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। लेकिन कितनी गाड़ियां बंद करेंगे? हज़ारों के हिसाब से गाड़ियां चल रही हैं। थानों में क्या इतनी गुंजाइश है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियां पकड़ के उनको वहां पे रखा जा सके? फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।